नमस्कार बच्चों, मैं संजीत और एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल संजीत WWTC पे। बच्चों, आज के इस क्लास में हम लोग बात करेंगे क्लास 8 के इतिहास के बारे में और चैप्टर का नाम है महिलाओं की स्थिति में सुधार। क्लास 8 का इतिहास का ये मेरा पहला वीडियो है। हालांकि मैं क्लास 9 और क्लास 10 के काफ़ी वीडियोज़ अपने YouTube चैनल संजीत WWTC पे अपलोड किया हूँ। यदि आपको विजिट करना हो, वीडियो पसंद आए तो आप हमारे चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब करें। हम लोग बात करने जा रहे हैं महिलाओं की स्थिति, और वो भी ऐसे देश में जहाँ पे महिलाओं के सम्मान को लेकर रावण जैसे पराक्रमी का वध कर दिया गया और समस्त लंका का विनाश कर दिया गया। बात महिलाओं के सम्मान पे आई तो महाभारत जैसे भीषण युद्ध भी भारत ने देखा। वैसे भारत जैसे देश में महिलाओं की स्थिति का दयनीय हो जाना, महिलाओं की स्थिति में काफ़ी गिरावट आ जाना, एक तरह से यदि देखा जाए तो ये काफ़ी हम भारतीयों के लिए शर्म की बात है। तो यहाँ एक सवाल मन में आपके भी आ रहे होंगे कि जब भारत एक ऐसा देश था जहाँ पे नारी के सम्मान के लिए, उसके सम्मान की रक्षा के लिए पुरुषोत्तम राम ने समस्त लंका का विध्वंस कर दिया, रावण का वध कर दिया, ठीक इसी प्रकार से द्रौपदी के चीरहरण को रोकने के लिए भगवान श्री कृष्ण को इस धरती पर आकर उनका रक्षा करना पड़ा। उस भारत जैसे देश में महिलाओं की स्थिति में परिवर्तन, महिलाओं की स्थिति में गिरावट, ये कैसा? ये तो बहुत ही आश्चर्यजनक बात है। तो यहाँ पे सोचना होगा कि क्या वाकई में भारत में महिलाओं की स्थिति को लेकर जो हम लोगों ने आज तक सुनते आया या धारावाहिकों में, सीरियलों में हम लोगों ने जो देखते आया रामायण और महाभारत में, क्या वो सच्चाई है, या जो वर्तमान समय में या इसके पिछले शताब्दियों में हम लोगों ने जो महसूस भले ही ना कर पा रहे किए हों, लेकिन उसके बारे में जो पढ़ रहे हैं, क्या वो सही है? बड़ा ही विरोधाभास है। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं कि भारत में महिलाओं की स्थिति में जो परिवर्तन हुआ वो कब और कैसे हुआ और उसके पीछे वजह क्या रही थी। तो चलिए देखते हैं कि प्राचीन काल में सबसे पहले महिलाओं की स्थिति क्या थी। तो प्राचीन काल में महिलाओं की स्थिति यदि हम गौर करें तो उस जमाने में, प्राचीन काल की बात हो रही है बच्चों, जिस समय आज के तरह विभिन्न प्रकार के संसाधन नहीं थे, उस समय जिस समय बहुत सारे आज की तरह तकनीक नहीं थे, आज की तरह बहुत ज़्यादा शिक्षा का विकास नहीं हुआ था, परंतु उस जमाने में भी हमारे समाज में महिलाओं का एक उचित सम्मान था। यदि हम बात करें आदि सभ्यता हड़प्पा काल की, तो हड़प्पा काल की सभ्यता भी जो थी वो कैसी थी? मातृसत्तात्मक थी। मतलब समाज में महिलाओं का एक उचित सम्मान किया जाता था और परिवार जो होती थी वो मातृसत्तात्मक होती थी, यानी परिवार की जो मुखिया होती थी वो माताएं होती थी। यानी उस हड़प्पा काल में भी महिलाओं का उचित सम्मान होता था, उनको रिस्पेक्ट दी जाती थी। ठीक इसी प्रकार से यदि हम लोग देखें ऋग वैदिक काल में, है ना, तो ऋग वैदिक काल में भी महिलाओं की स्थिति जो थी वो बेहतर थी। क्यों? क्योंकि महिलाएं जो थी वो यज्ञ कांड में भाग ले सकती थी, यानी पुरुषों के साथ हुआ उसकी सहभागिता बनकर, उसकी अर्धांगिनी के रूप में वो भी यज्ञ में भाग ले सकती थी। उस जमाने में भी, ऋग वैदिक काल में भी कोई पर्दा प्रथा, घूंघट प्रथा का प्रचलन नहीं था। महिलाओं की शिक्षा की उचित व्यवस्थाएं हुआ करती थी, यानी महिलाओं को भी ये अधिकार था कि वे पढ़ लिख सकती थी। और यदि कोई लड़की विवाह नहीं करती थी तो उसे अपने पिता की संपत्ति पर उचित अधिकार दिया जाता था। यानी इन सभी चीज़ों से हम लोग क्या देख रहे हैं कि ऋग वैदिक काल में भी महिलाओं की स्थिति भारत में जो थी वह बहुत ही अच्छी थी। समाज में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि समाज में एक पत्नी का प्रचलन था। जैसे कि हम लोगों ने देखा सीरियल्स वगैरह में हम लोगों ने देखा है कि पुरुषोत्तम राम की भी सिर्फ एक पत्नी थी,
सीता माँ, है ना। तो उस जमाने में भी ऋग वैदिक काल में भी समाज में एक पत्नी का ही प्रचलन था, मतलब पुरुष जो होते थे वो सिर्फ एक ही पत्नी रख सकते थे, यानी एक ही विवाह कर सकते थे। यानी कि ऋग वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति जो थी वो काफ़ी अच्छी थी। इसी वजह से ऋग वैदिक काल में लोपामुद्रा, घोषा, सिक्ता, अपाला जैसी विदुषी स्त्रियां हुई जो अपने ज़माने में काफ़ी नाम रोशन की। तो इस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं कि हड़प्पा काल चाहे वो ऋग वैदिक काल हो, ये दोनों काल में महिलाओं की स्थिति जो थी वो काफ़ी बेहतर थी। महिलाएं बेहतर तरीके से समाज में अपना जीवन निर्वहन कर रही थी, उनको एक उचित अधिकार प्राप्त था। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं उत्तर वैदिक काल में, तो उत्तर वैदिक काल आते आते महिलाओं की स्थिति में गिरावट आने लगती है और समाज में महिलाओं को निम्न नज़रियों से देखा जाने लगता है और समाज में कई तरह की कुरीतियां जो है वो प्रचलित हो जाती है। उनमें क्या है, बहुविवाह। अभी हम लोगों ने देखा जहां ऋग वैदिक काल में समाज में एक पत्नी का प्रचलन था, यानी पुरुष एक विवाह ही कर सकते थे, लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते वो स्थिति बदल जाती है और बहुविवाह का प्रचलन हो जाता है। दहेज प्रथा का प्रचलन प्रारंभ हो जाता है जो आज तक जो है कंटिन्यू है। ठीक इसी प्रकार से सती प्रथा, सती प्रथा के बारे में आगे अभी तुरंत हम डिटेल में बात करेंगे, केवल अभी यहाँ समझिए कि सती प्रथा पुत्री के जन्म पर निराशा, यानी कि उत्तर वैदिक काल में क्या होता था कि यदि परिवार में पुत्र का जन्म हो तो उसे एक उत्सव के रूप में मनाया जाता था, परंतु यदि पुत्री का परिवार में जन्म हो जाता था तो उस पर निराशा व्यक्त की जाती थी, यानी पुत्रियों का, बेटियों के जन्म पर उतना खुशी व्यक्त नहीं की जाती थी। कई अवसर पे तो ऐसे स्थितियां होती थी कि बेटी के जन्म होने पर उसे नमक चटाकर उसी समय मार दिया जाता था, जो काफ़ी शर्मनाक है। आइए अब हम लोग तीसरा टॉपिक देखते हैं कि गुप्तोत्तर और मुस्लिम युगीन काल में महिलाओं की क्या स्थिति थी। यानी गुप्त काल में भी, उत्तर वैदिक काल और गुप्त काल में भी महिलाओं की स्थिति जो थी वो लगभग ठीक ठाक थी। उत्तर वैदिक काल में भी महिलाओं की स्थिति अच्छी नहीं थी और गुप्त काल में हालांकि कहा जाता था कि महिलाएं जो है वो समाज का एक अभिन्न हिस्सा है, महिलाओं की रिस्पेक्ट की बात की जाती थी, परंतु यदि धरातल पे देखा जाए तो महिलाओं की स्थिति गुप्त काल में भी अच्छी नहीं थी। यानी हम कहें तो महिलाओं की स्थिति में गिरावट की यदि हम बात करें तो उसकी शुरुआत जो है वो उत्तर वैदिक काल से ही हो जाती है और उसके बाद गुप्त काल में सम्मान की बात तो की जाती है, परंतु धरातल पे महिलाओं की स्थिति जो है वो अच्छी नहीं रहती है। ठीक इसी प्रकार से गुप्तोत्तर और मुस्लिम युगीन काल, यहाँ पे समझना होगा गुप्तोत्तर क्या है, मतलब गुप्त वंश के बाद का काल, और मुस्लिम युगीन काल का मतलब है कि वह दौर, भारत का वह दौर जिस समय भारत में मुस्लिम शासकों का वर्चस्व रहा, जिस समय भारत पे शासन जो है वो मुस्लिम शासकों के द्वारा चलाया जा रहा था, तो उस समय भारत में स्थितियां कैसी थी महिलाओं की, तो इस काल में भी महिलाओं की स्थिति अच्छी नहीं थी, क्योंकि समाज में सती प्रथा, जौहर प्रथा के बारे में मैं यहीं पर अभी डिस्कशन कर देता हूं कि जब कभी कोई मुस्लिम आक्रमणकारी किसी दूसरे हिंदू राजवंश के ऊपर, हिंदू राज्य के ऊपर आक्रमण करता था, विशेषकर राजपूतों में यह प्रथा प्रचलन थी, और जब वह हिंदू शासक युद्ध में पराजित हो जाता था तो उस हिंदू राष्ट्र राजा का जो पत्नी होती थी या उसके महल में जितनी भी महिलाएं होती थी, वो मुस्लिम आक्रमणकारियों से बचने के लिए, उन मुस्लिम सैनिकों के हाथों से बचने के लिए वे सामूहिक रूप से अग्निकुंड में कूदकर अपने प्राण को त्याग कर देती थी। इस प्रथा को जौहर प्रथा कहा गया है। ठीक है, बाल विवाह है ना, बाल विवाह भी इंडिया में इस दौर में काफी प्रचलन था, यानी कि छोटे छोटे बच्चों का ही विवाह कर दिया जाता था, जबकि जो उम्र उनके गुड्डे और गुड्डियों के साथ, खिलौनों के साथ खेलने का उम्र होता था, खाने का उम्र होता था, उनको विवाह का अर्थ भी पता नहीं होता था, उसी दौर में उनकी विवाह जो है वो कर दी जाती थी। तो इस प्रकार से महिलाओं की स्थिति हम लोग गुप्तोत्तर और मुस्लिम युगीन काल में भी बेहतर नहीं कर सकते, बल्कि काफी दयनीय
दयनीय बता सकते हैं। तो इस प्रकार हम लोगों ने क्या देखा कि शुरुआत में जब प्राचीन काल की बात करते हैं तो उस दौर में, चाहे वो हड़प्पा काल हो, चाहे वो ऋग वैदिक काल हो, उस दौर में तो महिलाओं की स्थिति काफ़ी बेहतर थी, उनको सम्मानजनक स्थान प्राप्त था समाज में। परंतु उत्तर वैदिक काल, गुप्त काल, गुप्तोत्तर काल और मुस्लिम युगीन काल में महिलाओं की स्थिति जो रहती है वो काफ़ी दयनीय हो जाती है। उनके ऊपर तरह तरह का अत्याचार समाज में किया जाने लगता है, उन्हें शिक्षा से वंचित कर दिया जाता है। समाज में ऐसी कोरी कल्पना लोगों के दिलो दिमाग में बैठ जाती है कि यदि लड़कियां पढ़ेगी लिखेगी तो घरेलू काम कौन करेंगे। इस प्रकार उन्हें शिक्षा से वंचित किया जाता था। समाज में एक और अवधारणा शिक्षा को लेकर महिलाओं की थी कि यदि लड़कियां शिक्षा प्राप्त करेगी तो वो बिगड़ जाएगी, जल्दी विधवा हो जाएगी। यदि वे लड़कियां शिक्षा प्राप्त करने के लिए सामाजिक स्थानों से होते हुए वो विद्यालय की ओर जाएगी तो उनमें गलत संगत लग सकता है। इस तरह के तमाम कई तरह के गलत अवधारणाएं, कुप्रथाएं हमारे समाज में महिलाओं को लेकर उत्पन्न हो जाती है, जो काफ़ी निराशाजनक रहती है। लेकिन अब हम लोग अगले टॉपिक की ओर पढ़ेंगे कि सती प्रथा का अंत। अब हम लोग समझते हैं कि सती प्रथा एक्चुअली में क्या थी। तो सती प्रथा के मैं बारे में बताऊं कि ये एक ऐसी प्रथा थी कि जब किसी भी महिला का पति जो है वो उनका देहांत हो जाता था, यानी यदि किसी महिला का पति मर जाता था तो उसकी पत्नी को भी उसी के चिता के साथ लिटाकर, यानी उसी के साथ उसको भी जलाकर मार दिया जाता था। इसी सिस्टम को सती प्रथा कहा जाता था। हालांकि इतिहास में कई ऐसी घटनाएं बतलाती है कि सती प्रथा का जो कार्य होता था वो कई जगह पे महिलाओं की स्वेच्छा से होती थी, यानी कुछ महिलाएं तो ऐसी होती थी जो स्वेच्छा से सती हो जाती थी। परंतु अनेक ऐसी घटनाएं हैं जहां पर महिलाओं को बलपूर्वक उनको सती होने पर, यानी चिता के साथ जलकर मर जाने के लिए उनको बाध्य किया जाता था, जो बिल्कुल कैसी घटना थी, अमानवीय घटना थी। तो समाज में इसको लेकर कई तरह के आंदोलन होने के लिए धीरे धीरे प्रारंभ हो जाते हैं और सती प्रथा के खिलाफ आवाज़ जो है वो अचानक नहीं उठती है, बल्कि सती प्रथा पे रोक लगाने का काम जो है मुगल शासक अकबर ने भी किया था, मराठाओं के पेशवा ने भी किया था, चार्ल्स कॉर्नवालिस ने भी किया था। लेकिन अंतिम रूप से सफलता जो है वो लॉर्ड विलियम बेंटिक को मिलता है, क्योंकि सती प्रथा के खिलाफ राजा राम मोहन राय, जिनका संबंध पश्चिम बंगाल के हुगली से था, उन्होंने इस सती प्रथा के खिलाफ जमकर आंदोलन किया, जोरदार आवाज उठाई और समाज की इस कुरीति को बदलने का उन्होंने ठान लिया था। और इसी के वजह से लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1829 ईस्वी में कानून बनाकर, ऐसे नहीं, कानून बनाकर 1829 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा का अंत कर दिया। प्रारंभ में, यानी सबसे पहले सती प्रथा का अंत तो बंगाल प्रेसिडेंसी में होता है, परंतु बाद के समय में मद्रास प्रेसिडेंसी और बंबई प्रेसिडेंसी में भी सती प्रथा को कानून बनाकर पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाता है। बच्चों, ये रहा हमारा आज का क्लास। यदि आपको वीडियो वाकई में पसंद आए तो बिल्कुल वीडियो में कमेंट करना ना भूलें, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं फिर अगले क्लास में, तब आपको मैं समझाऊंगा कि विधवा पुनर्विवाह क्या था। तब तक के लिए गुड बाय।